नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट ईशा रहमान और आप मुझे देख रहे हैं FM4K टीवी के प्रोग्राम नाज बरदारियां में, जो पाकिस्तान का सबसे मोतबर हालात हाजरा का प्रोग्राम है। व्यूअर्स, इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह मेरे सवालात के जवाब देने के लिए, उन पर अपना वेलुक तज्जिया करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद होते हैं हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर, सीनियर कॉलम निगार, तज्जियाकार अदरीस नाज़ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, मुस्लिम लीग नून के ज़राए बता रहे हैं कि मुस्लिम लीग खुद बड़ी बेचैनी का शिकार है और वो वज़ीर ख़जाना मुस्लिम लीग अभी जो मौजूदा वज़ीर ख़जाना है मिफ्ता इस्माइल, उनको लेकर बड़ी परेशानी का शिकार है और वो समझ रहे हैं कि मिफ्ता इस्माइल किसी भी तरह से आवाम को रिलीफ देने में या उनको किसी किस्म की सहूलत देने में नाकाम रहे हैं। और ख़बरें ये भी आ रही हैं कि मुस्लिम लीग दोबारा से ये सोच रही है कि इसहाक डार साहब को दोबारा से वज़ीर ख़जाना बनाया जाएगा और उनको वापस लेके आया जाए ताकि वो डॉलर को सस्ता कर सकेंगे और आवाम को रिलीफ दे सकेंगे। आपको इस सारी पॉलिसी में और इनकी ये सारे ज़राए और ख़बरों में क्या लगता है कि इसके लिए आवाम के लिए क्या बेहतरी है? ईशा, ये एक एक्सक्लूसिव खबर है इसमें। ये तो एक्सक्लूसिव नहीं कि इसहाक डार आ रहे हैं, ये तो पिछले एक माह से इस पे कोशिशें हो रही हैं कि इसहाक डार साहब को मुल्क में वापस लाया जाए और उन्हें वज़ीर ख़जाना बनाया जाए। मिफ्ता इस्माइल के खिलाफ मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बड़ा ब्लॉक है जो उन्हें नाकाम करने पे तुला हुआ था। आपको पता है ना, मिफ्ता इस्माइल मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक नहीं रखते। बुनियादी तौर पर ये IMF के मुलाजिम हैं और इन्होंने बुनियादी तौर पर IMF के ही मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देना होता है। उनको मुस्लिम लीग नून से क्या लेना देना कि मुस्लिम लीग नून कहाँ जा रही है। अच्छा, ये लेते इसलिए आए थे कि ये कहा था IMF ने, आपको पता है ना, IMF याद रखिएगा वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते। उनका पक्का परमानेंट जो बंदा था वो था शेख हफीज शेख साहब। ये परमानेंट बंदे थे। वो कहते थे हुकूमत जिसकी मर्जी है पाकिस्तान में बजट पेश करेंगे हफीज शेख, माली मामलात को वो देखेंगे। जब आसफ अली जरदारी साहब को बिल्कुल कॉर्नर पे लगा दिया गया, उनको दीवार के साथ लगा दिया गया और लग रहा था कि पीपल्स पार्टी अब दोबारा कभी बरसर इक़्तिदार नहीं आएगी, उस वक्त फिर उन्होंने आसफ अली जरदारी साहब ने अपनी तमाम तर महारतों के साथ सेनेट का इंतखाब हुआ, जो हमारी 50% नशिस्तों का इंतखाब होता है, उसमें उन्होंने अपना घोड़ा उतारा साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान यूसुफ रज़ा गिलानी हफीज़ शेख के मुकाबले पर। और हैरान कुन बात कि हफीज़ शेख साहब को पिछाड़ दिया यूसुफ रज़ा गिलानी ने। बहुत सारा उसमें पैसा खर्चा हुआ, अरबों रुपए पैसे खर्च हुए उस सेनेट के इलेक्शन में एक सीट पर। ये जो थे हफीज़ शेख साहब, ये थे PTI के टिकट पर और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर थे यूसुफ रज़ा गिलानी। तो जिस रोज हार गया उस रोज मैंने एक नेशनल टीवी पे मैं बैठा था, तो उन्होंने सवाल किया, उन्होंने कहा जी कि PTI का जो कैंडिडेट था वो कैसे हार गया है। हैरान कुन बात है, PTI के पास तो इस वक्त नशिस्तें भी ज्यादा थी, तो कैसे ये मुमकिन हुआ। मैंने कहा पहली बात तो आप अपने सवाल को दुरुस्त कर लीजिए, PTI का कैंडिडेट नहीं आ रहा पाकिस्तान की, बल्कि दुनिया की हिस्ट्री में पहली दफा ऐसा हुआ है कि IMF को शिकस्त हुई है, IMF का उम्मीदवार हारा है। तो हफीज शेख साहब थे, IMF का बजट वो पेश करते थे। आप देखिए, परवेज मुशर्रफ की हुकूमत हो, बजट हफीज शेख पेश करेंगे। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट हो, बजट हफीज शेख पेश करेंगे। PTI की गवर्नमेंट हो, बजट हफीज शेख पेश करेंगे। तो ये IMF के बंदे हैं। मिफ्ता इस्माइल भी से उन्हीं में से एक है, शौकत तरीन भी उन्हीं में से एक है। उनका ताल्लुक PTI से नहीं है। जो लोग ये समझते हैं कि वो PTI के हैं, ये इनकी मजबूरी होती है पार्टीज की, वो बंदा उनका लेके आते हैं। इसहाक डार, इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो मुस्लिम लीग नून के बंदे हैं, लेकिन इसहाक डार पे इस वक्त शदीद किस्म के मुकदमात हैं। जिस नोयत के मुकदमात नवाज शरीफ पे है ना, उसी तरह के मुकदमात इसहाक डार पर। जी सर। इसहाक डार साहब उन मुकदमात में यहां से भागे हैं। अच्छा, वो नैब को मतलूब है, वो पाकिस्तान की FIA को मतलूब है। इसहाक डार साहब इस मुल्क में नहीं आ रहे थे, बिल्कुल वो भी नवाज शरीफ साहब की तरह बीमार हैं बेचारे, उनके भी प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। आपको पता है ना, जिनको जो अदालतों को मतलूब होते हैं वो बेचारे दुनिया की कोई दवाई उन पे असर ही नहीं करती, तो वो ठीक नहीं हो पा रहे थे। अब मुस्लिम लीग नून बीमार पड़ गई है, मुस्लिम लीग नून वेंटिलेटर पे है। और मैंने पहले भी अर्ज किया था आपको, एक और खबर यहाँ ऐड करता जाऊं। आज देखें ना हम कितनी ब्रेकिंग दे रहे हैं। एक ब्रेकिंग ये है कि शहबाज शरीफ साहब बाकायदा, जो वो कहा करते थे ना, मरियम नवाज कहा करती थी कि, और इन्होंने भी कहा था, हंस के कहा था मिफ्ता इस्माइल ने कि शहबाज शरीफ के पास जब समरी गई तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया था। उन्होंने बड़े दुखी दिल के साथ सिग्नेचर किए थे। इस दफा तो सचमुच शहबाज शरीफ के आंसू निकले हैं ना, उसको रोना है। इस बात पे रोना है कि मुस्लिम लीग नून की कब्र, उसके ताबूत में आखिरी कील मैं अपने हाथों से ठोक दूं। समरी ये थी कि पेट्रोल को इस 1 जुलाई से 300 से प्लस हो रहा था, मतलब जो खबरें थी ना 310 पे चला जाएगा। IMF की शर्त थी कि इसको 310 पे कर दें आप इस 1 जुलाई को। तो शहबाज शरीफ साहब इस बात पे बड़े परेशान हुए। इस दफा तो मतलब उनके पैरों तले से जमीन निकल गई। सारा कुछ तो उनके सामने था, समरी पे 10 भी किए, लेकिन फिर शहबाज शरीफ साहब ने, आज खबरें ये आई हैं कि उन्होंने कहा जी कि किसी सूरत भी इस यकम को पेट्रोल जो है वो
90-92 سے اوپر آپ نہ لے کے جائیں, اسے 300 سے نیچے رکھ لیں, کسی بھی صورت کوئی 10-20 روپے کم رکھیں 300 سے. تو بھائی آپ کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں, پھر کیا ہوگا, عید آپ صرف گزاریں گے, عید ہے 10 تاریخ کو, 15 تاریخ کو آپ نے پیٹرول پمپ پھر گرانا ہے, تو اس میں پھر 20-25-30 روپے کا آپ اضافہ کر دیں گے 15 دن کے بعد. یہ کان ادھر سے پکڑیں یا ادھر سے پکڑیں, ڈالر رک نہیں رہا, پیٹرول رک نہیں رہا, اس کی قیمتیں جو آسمان کو چھو رہی ہیں. تو اب ایک ہی ان کے پاس حل تھا, میں نے پہلے عرض کر دیا, میں دوبارہ سے بتا دوں, مسلم لیگ کے لیے یہ شاید ان کے لیے نئی خبر ہو, لیکن باقی کسی کے لیے بھی نئی نہیں ہے. مفتاح اسماعیل کا مسلم لیگ نون سے کوئی تعلق نہیں ہے, یہ IMF کے بندے ہیں. تو انہوں نے وہی کرنا ہوتا ہے جو IMF کہتی ہے. IMF نے کہا تھا کہ آپ نے اس پہ لیوی ٹیکس لگانا ہے اور کسی قسم کی سبسڈی جو تھی پیٹرول پہ نہیں دینی. لوگ 500 روپے لیٹر بھی پیٹرول خریدیں تو خریدیں, اس پہ آپ ختم کریں, اور پیٹرول کی جو اس پہ جو انکم حاصل ہوگی وہ آپ ہمیں دیں گے پیسے. آپ کو پتہ ہے آج کچھ لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے, اس پہ بہت ورک ہوا ہے, کہ جو ہم 100 روپے کا صرف کارڈ لیتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے اس وقت پاکستان میں جو ہے صرف جیز کی جو سمیں ہیں وہ 10 کروڑ سے زیادہ ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح دوسری کمپنیز بھی ہیں. تو پاکستان کے آپ کل صارفین جو ہیں صرف آپ 5 کروڑ لگا لیں. ویسے تو اس ملک میں 15 کروڑ کے قریب جو لوگ ہیں نا وہ استعمال کر رہے ہیں کسی نہ کسی نیٹ ورک کو, لیکن آپ صرف 5 کروڑ لے رہے ہیں. 5 کروڑ لوگ تو ڈیلی 100 روپے کا کم از کم لوڈ کروا رہے ہیں نا, تو اس پہ 30% آپ پہلے ہاتھ کاٹ لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر آپ نے کوئی 17-18-19% پھر لینا ہوتا ہے جیسے جیسے آپ کالز کرتے ہیں. تو آپ یوں سمجھ لیے کہ 50% جو ہوتا ہے وہ حکومت کی پاکٹ میں چلا جاتا ہے. یہ سالانہ کھربوں روپے ہیں. اچھا, ان کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے. تو حکومت جو ہوتی ہے اس کے پاس لوگوں کو لوٹنے کے لیے ان گنت سورسز ہیں. تو IMF کہتا تھا کہ وہ جو پیسے آپ لوٹتے ہیں, پیٹرول سے لوٹیں, بجلی سے لوٹیں, اور ایک اور جیسے میں نے کہا کہ آج خبریں دینے کا دن ہے, 1 جولائی سے گھریلو صارفین کو گیس کا جھٹکا لگایا جا رہا ہے. گیس بہت مہنگی کی جائے لیکن لوگوں کو گیس نہیں ملے گی اس 1 جولائی سے. پہلے سردیوں میں گھریلو صارفین جو ہوتے تھے وہ بیچارے عذاب میں ہوتے تھے کہ گیس نہیں مل رہی اور کھانا بنانا بہت مشکل تھا. اب آپ کو جولائی سے گیس نہیں ملے گی گھروں کو. لوڈ شیڈنگ تو اس وقت بھی ہے گیس کی, لیکن آپ کھانا بنا سکتے ہیں, صبح ناشتہ بنا سکتے ہیں, شام میں کھانا بنا لیتے ہیں, اتنی گیس اویل ہوتی ہے. 1 جولائی سے وہ بھی جا رہی ہے. بجلی مہنگی, پیٹرول مہنگا, گیس مہنگی, لیکن آپ کو ملے گی کوئی چیز نہیں. 1 جولائی سے آپ کو پتا ہے نا پچھلے 2 دن سے لوڈ شیڈنگ کے دوران میں اضافہ ہو گیا. لوڈ شیڈنگ بھر کے بجلی کی, لیکن 1 جولائی سے پھر بڑھا رہے ہیں. اچھا, میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو چیزوں کی قیمتیں کنٹرول نہیں. IMF کہہ رہا ہے کہ ہمیں پیسے دیں. حکومت کو شٹ اپ کال دے دی کہ آپ IMF کا نام نہیں لگائیں گے, کہ IMF نے کہا. اس میں ایک پھر بات ایڈ کر دوں کہ جب یہ حکومت آئی نا, چیزیں بڑھا رہی تھی, پیٹرول مہنگا کیا, پہلے 30 روپے پھر 30 روپے مہنگا کیا, تو انہوں نے کہا جی ہمیں یہ مہنگے جو مشکل ترین جو کڑی شرائط پہ جو قرضے لیے تھے نا, عمران خان نے لیے تھے, IMF ہمیں پابند کر رہی ہے کہ جو عمران خان نے ہمارے ساتھ معاہدے کیے تھے ان پر عمل درآمد کریں. جب IMF نے ان کو شٹ اپ کال دی تو انہوں نے فوری طور پر انہوں نے کہا جی IMF کا اس سے کچھ لینا دینا نہیں ہے, یہ انٹرنیشنل سطح پر جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے ہم قیمتیں بڑھا رہے ہیں. اس سے ثابت ہوا تھا کہ عمران خان کا موقف بالکل مضبوط تھا. عمران خان نے کوئی ان کی باتوں سے ثابت ہوا. اگر بھائی IMF نہیں آپ کو کہہ رہا تو اس کا مطلب جو آپ عمران خان پہ ڈال رہے تھے, آپ جھوٹ بول رہے تھے. تو عمران خان تو اس میں ایک طرح سے بری الذمہ ہو گیا نا, کہ انہوں نے کوئی ایسی کڑی شرائط نہیں لی تھی. یہ مسلم لیگ نون کے اپنے بیانی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں IMF کا کوئی دباؤ نہیں ہے, نہ IMF کے کہنے پہ ہم چیزوں کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں, پیٹرول اور وغیرہ وغیرہ. تو اگر IMF نہیں آپ کو کہہ رہا تو اس کا مطلب کہ عمران خان نے کوئی ایسے ان سے معاہدے ہی نہیں کیے. اچھا, عمران خان کو آپ نے خود بری الذمہ قرار دے دیا, لیکن IMF انہیں بار بار کہہ رہا ہے کہ چیزوں کی قیمتیں بڑھانی ہیں. مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اگر IMF سے آپ نے انسٹالمنٹ لینی ہے, اگر پیسے لینے ہیں تو آپ کو IMF کی باتیں ماننا پڑیں گی. مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت اس کے اندر اتنا اضطراب ہے, جو آپ نے بتایا اتنا اضطراب ہے کہ بہت سارے لوگ استعفے دینے پہ غور کر رہے ہیں کہ مسلم لیگ نون کو چھوڑ دیا جائے. اتحادی جو ہے وہ سائڈ پہ ہونا چاہ رہے ہیں, لیکن ایک چھڑی ہے جس نے روکا ہوا ہے سب کو, وہ ہلنے نہیں دے رہے ان کو. شہباز شریف اتنے پریشان تھے, انہوں نے واضح طور پر میاں نواز شریف سے کہا, اور میاں نواز شریف صاحب نے 3-4 دن پہلے یہ فیصلہ لے لیا کہ اسحاق ڈار کو آپ پاکستان بھیجیے. اس سے ہوگا کیا؟ اب یہ بات ہے, اسحاق ڈار کے پاس کوئی جادو کی چھڑی ہے. جیسے میں نے کہا کہ وہ IMF کے بندے نہیں ہیں, مسلم لیگ نون کے بندے ہیں, اور وہ مسلم لیگ نون کو بچانا چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے مسلم لیگ نون کی ساکھ بچ جائے پسی ہوئی عوام کو. ہوگا یہ کہ اسحاق ڈار صاحب جب ملک میں آ جاتے ہیں تو جو لوگ میں نے کہا کہ مفتاح اسماعیل کو ناکام کرنے پر تلے ہوئے تھے, انہوں نے اسٹاک ایکسچینج سے اپنے پیسے نکال لیے تھے. ایک تو اسحاق ڈار بزنس مین ہے, انہیں پتا ہے کہ بزنس کیسے کرنا ہے. میں آپ کو بتا دوں, جب آپ لوگوں کو ریلیف دے دیں گے, ایک تو انہیں لوگوں کو بینکنگ میں ریلیف چاہیے کہ پیسے آئیں, بینکوں میں آئیں تو انہیں پوچھا نہ جائے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے ہیں.
दूसरी बात, आप प्रॉपर्टी का काम करें, 10-20 लाख रुपए की प्रॉपर्टी। यहाँ इमरान खान की पॉलिसी सबसे ज्यादा घटिया पॉलिसी इसमें थी कि आपने सिर्फ 2.5 मरले का घर ले लिया, प्लॉट ले लिया, 10-20 लाख रुपया इन्वेस्ट कर दिए, तो आपको 3 इदारे पूछने आते थे आपके पास 20 लाख रुपया कहां से आया। तो इसहाक डार जब आएंगे, उनकी और शौकत तरीन की पॉलिसियां सेम है। जब वो आएंगे तो वो लोगों को रिलीफ देंगे, उनसे पूछेंगे नहीं कि पैसे कहां से आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, थोड़ा सा रिलीफ देंगे। और दूसरा, इंटरनेशनली जो इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करते हैं, इसहाक डार उनको एंगेज करेंगे कि आप मेरे साथ, उनके पास हैं ऐसे बंदे, ये जो लोग नहीं चल सकते मिफ्ता इस्माइल के साथ, वो मुस्लिम लीग नून के अंदर की लाबी है। वो अरबों खरबों डॉलर जो है ना, वो अब इन्वेस्ट होंगे इसहाक डार के आने से, उससे रिलीफ मिलेगा। वरना उसके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है इसहाक डार साहब के पास कि वो आएंगे डॉलर और पेट्रोल सस्ता कर देंगे, नो, वो तो होना है। अच्छा, ज़र मुबादला के ज़खायर जो थे, आपको पता ना, वो 10 अरब डॉलर से भी नीचे आ गए हैं जी सर। तो हमारे पास 22 अरब डॉलर के हमारे रिजर्व थे, वो आ गया 10 से नीचे। उसमें चाइना अगर पैसे ना देता तो ये 8 अरब डॉलर रह गए थे। तो अब वो 10 अरब से अब भी नीचे हैं। चाइना ने हमें पैसे दिए हैं, डॉलर्स दिए हैं, वो आ गए हैं हमारे, तो अभी भी। लेकिन सूरत हाल ये है कि जब तक आपके ज़र मुबादला के ज़खायर नहीं बढ़ेंगे, किसी सूरत डॉलर नीचे नहीं आएगा, किसी सूरत पेट्रोल सस्ता नहीं होगा। आपने लेवी टैक्स खत्म कर दिया, आप किसी किस्म की सब्सिडी देने के लिए तैयार नहीं है। IMF को आपने पैसे देने हैं और IMF आपको अगली किस्तें इसलिए नहीं दे पा रहा कि सारे एग्रीमेंट करेंगे, इसलिए अब सिर्फ एक उसमें कबाहत है, इसहाक डार अगर आ जाते हैं तो किस कानून के तहत वो वजीर खजाना बन जाएंगे, और क्या इदारे जो हैं, और इमरान खान साहब इतनी आसानी के साथ उन्हें वजीर खजाना बनने देंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मुस्लिम लीग नून के लिए चैलेंज है इसहाक डार को लाना और वजीर खजाना बनाना, और इमरान खान साहब के लिए चैलेंज है कि एक सजा याफ्ता, एक मुल्क के मफरूर, एक भागे हुए मुजरिम को किसी सूरत भी क्या वो वजीर खजाना बनने देंगे। इस वक्त ये सूरत हाल है। अच्छा, शहबाज शरीफ के वो कहते हैं ना कि गले में वो हड्डी आ गई है, ना उसे उगल सकते हैं ना निगल सकते हैं। इसहाक डार का आना नागुज़ीर है मुस्लिम लीग नून के लिए, मेरे और आपके लिए नहीं, मुल्क के लिए भी है, उनका फायदा है इसहाक डार के आने का। लेकिन इस वक्त शहबाज शरीफ उस सतह पे फंसे हुए हैं, और उनके इत्तेहादी भी। अगर इसहाक डार आके, और इसहाक डार काबिल आदमी, इसमें कोई शुबा नहीं। आपको पता है ना, जब जरदारी साहब सदर पाकिस्तान बने थे तो उन्होंने अपनी कबीना के लिए इसहाक डार साहब को मुस्लिम लीग नून से मांग लिया था कि मुझे वजीर खजाना ये दें। उनके पास बहुत काबिल लोग हैं पीपल्स पार्टी के पास, लेकिन उन्होंने ये बंदा मांगा था कि ये बंदा मुइशत संभाल लेगा, इसमें कोई शुबा नहीं है। ईशा के अगर इसहाक डार आते हैं तो वो मिफ्ता इस्माइल, तो मैं बार बार कह रहा हूं कि IMF का चपड़ासी है, मुलाजिम है उनका, इससे सख्त लफ्ज में बोल नहीं सकता। ये नालायक तरीन बंदा है मिफ्ता इस्माइल जी। इसके पास कोई विजन नहीं है। ये टीवी चैनल पे जब आके पेट्रोल महंगा करने का ऐलान करता है, बाद में मुस्कुराता है, क्योंकि इसके बाप ने पैसे नहीं देने। इन लोगों की तनख्वाहें तो IMF से आती हैं। तो जब वो हंसता है, एक तो उसे ये है कि मुस्लिम लीग नून मिन्नू की लगता है, गवर्नमेंट जितने मर्जी फंसे। दूसरा ये होता है कि उसको प्रॉब्लम ही नहीं है, वो डॉलरों में तनख्वाह लेता है, तो पाकिस्तान का खजाना लूटता है वो बंदा, उसके लिए तो वो तो इंजॉय करने आया, वो तो आया पिकनिक पे पाकिस्तान। इसहाक डार जो है उसने मुस्लिम लीग नून बचानी है। लेकिन मैंने दोबारा से कहा कि शहबाज शरीफ जो इस वक्त फंस गए हैं, या तो मुस्लिम लीग नून को बचाएं, अपनी साख को बचाएं, अपने 35 साल की कारकर्दगी को बचाएं, इसहाक डार को लें। और दूसरी सूरत यह है कि इसहाक डार एक मफरूर है इन अदालतों को। मैं बार बार ये नहीं कहना चाहता, लेकिन जाहिर है कि वो दवाई का बहाना करके इस मुल्क से भागे हुए हैं कि हमारा इलाज हो रहा है जनाब, मैं बैठ नहीं सकता, मेरी स्पाइनल कार्ड पेन में दर्द है, ये है वो, जो भी उन्होंने बहाने लगाए थे। तो अब अगर वो आते हैं वजीर खजाना बन के, पहली बात उन्हें कहना पड़ेगा मैं बिल्कुल फिट हूं। अगर वो फिट है तो फिर उन्हें मुकदमात का सामना करना पड़ेगा, शायद जेल जाना पड़ेगा। तो अब देखना है कि अगर इसहाक डार आते हैं तो वो पहले जेल जाते हैं या पार्लियामेंट हाउस जाते हैं, ये फैसला करना है उनकी तकदीर ने। ये देख लेते हैं जरा।